हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। मैं आपको साइंस की ना एक तरह से रिवीजन करवा रहा हूँ। मैं आपको जो आपका कंपार्टमेंट का पेपर है ना, तो उसके रिगार्डिंग कुछ जो चीज़ें आ सकती है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पेपर था मॉर्निंग इवनिंग का, तो उसके बेस पर कुछ एनालाइज करके जो क्वेश्चन जैसे आ सकते हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपका ये दे सकता है कि जैसे एल्यूमिनियम है, इसका सिंबल क्या है Al, बोरोन का क्या है P, कैल्शियम का क्या है Ca, ये दे सकता है। या आपको ये सारे सिंबल आपको पता होना चाहिए। या आपको जैसे ये पूछ सकता है कि जो परमाणुकता है, मैं इंग्लिश में बोलूंगा एटमोसिटी, वो बोलेगा कि किस फॉस्फोरस में क्या कितनी एटमोसिटी है, कितनी परमाणुकता है, मतलब कितने एटम है, तो 4 हैं। क्लोरीन में कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन में कितने, 2 हैं। या यूँ पूछेगा कि एक एक के परमाणु जो एटम है वो किस में, आर्गन में, हीलियम में, 2 किस किस में है, 4 किस में है, बहुत सारे किस में, सल्फर में। या आपसे जो है ये पूछ सकता है कि जो एटॉमिक मास का भार, वजन, वजन कितना, हाइड्रोजन का वजन कितना है 1, कार्बन का कितना है 12, नाइट्रोजन का कितना है 14, और इसका इस्तेमाल कैसे होता है। ये जो वजन है ना, वजन ये जो दे रखा है हमें, इसका इस्तेमाल कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन दे दिया, ये वाला क्वेश्चन आ गया जैसे, तो हमसे पूछ लिया कि हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान निकालो, इंग्लिश में बोल रहा हूँ मोलिक्यूलर मास निकालो। तो अगर आपसे मोलिक्यूलर मास पूछ रहा है, मतलब हिंदी में आणविक द्रव्यमान पूछ रहा है आपसे, तो जैसे H2 है तो कैसे निकालेंगे। तो आपको क्या पता होना चाहिए, पूरे टेबल की वैल्यू पता होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए आपके माइंड में। H का होता है 1, तो आपने 1 लिखा, नीचे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 आ गया, 2 एकम 2, इसके आगे U लगा देते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया, ये वाला पूछ लिया CH3OH, तो कैसे करेंगे, CH3OH। आपको इसकी वैल्यू पता नहीं, सी में कितने होते हैं, कार्बन में कितने होते हैं 12 होते हैं, तो सी में 12 लिख दिया, प्लस एच में कितना होता है 1, मल्टीप्लाई में 3 लिख दिया, प्लस ओ में कितने होते हैं 16, एच में कितने होते हैं आपके 1, तो 12। देखो ये मुझे कैसे पता, ओ में 16 होता है, जब कोई नया नाम आता है प्लस लगाते हैं, जब नीचे लिखा होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसी से। तो मुझे कैसे पता चला, ये टेबल है, मैंने याद कर रखी है, तो आपको भी याद होनी चाहिए। बस आपको पुट करना, पहले बोर्ड मास का रूल लगाना, पहले गुणा कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है, 3 1 जा 3, 16 और 1, अब सबको जोड़ दो, 12 3 15 और 16 16 16 32 हो गया, तो 32 ही आ गया। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया जा सकता है। ठीक है, या आपसे पूछ सकता है, ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका सूत्र क्या है सोडियम ऑक्साइड का, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है। ये आपको आता है कैसे सूत्र निकालते हैं। मैं एक तरह से रिवीजन करवा रहा हूँ, मतलब कोशिश करूँगा कि आपको काफ़ी करवा दो। ठीक है, तो सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम है ना, सोडियम ऑक्साइड। अब सोडियम है तो आपने ये लिख लिया, ये लिख लिया। अब आपको इसका सूत्र बताना है, क्या बताना है, सूत्र। तो पता सूत्र कैसे पता लगाते हैं, आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, ये वाली। देखो मैंने साइंस की बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आप जैसे साइंस क्लास एंड एएससी स्टार्टर लिखोगे ना, बहुत सारी वीडियो मिलेंगे आपको। आप उन वीडियो को देख देख के पास हो जाओ। चैप्टर 8 लिखो, चैप्टर 8 की भी बहुत अच्छे से बना रखी है, उसमें तो आप काफ़ी अच्छा कर लोगे। अब देखो इन सबकी 1 होती है, इन सबकी 2 होती है, इन सबकी 3 होती है। ये हिंदी की बुक अभी अवेलेबल थी ना, मैं बता दोनों में रहा हूँ, ये सोडियम है, पोटेशियम है, सिल्वर है। ठीक है, नाम चेंज नहीं होते इंग्लिश हिंदी में। चैप्टर नंबर 3 है आपका ये। ठीक है, तो आपसे पूछा है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का सिंबल क्या है, ढूंढो, क्या लिखा है, ये लिखा, तो Na लिख दो। ये जो इसके ऊपर प्लस लिखा है ना, ये कैटायन होता है, मतलब इसने एक दान दिया है किसी को, तो हमें लिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नहीं लगाना। तो ये कितना है 1, तो इसके नीचे 1 लिख देंगे। फिर क्या, ऑक्साइड, ऑक्साइड ढूंढो कहाँ है, ऑक्साइड ये रहा, कितना है इसका 2, तो ऊपर वाले को नहीं लेना, नीचे लिखा होता तो लेते, तो ओ लिखेंगे खाली, यहाँ पे ओ और यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया Na2O, आंसर है। तो ये देखो इन्होंने करके भी दिखाया एग्जाम्पल में, ये देखो हाइड्रोजन ऑक्सल्फाइड, हाइड्रोजन लिखा, सल्फाइड लिखा,
इसकी वैलेंसी लिखी, इसे वैलेंसी कहते हैं बच्चों, संयोजकता कहते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आंसर आ गया। फिर देखो इतने सारे एग्जाम्पल दे रखे ना, बच्चे के एग्जाम्पल भी करेंगे ना सारे चैप्टर के और अच्छे से कर लेंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन का एक, क्लोराइड का 1, कैसे पता चला एक एक होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये पूरी टेबल याद होनी चाहिए। अगर आप याद नहीं करना चाहते ना तो कंपार्टमेंट में इतना डीपली नहीं दिया जाता, ये सारे याद कर लो, ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछेगा ना बहुपरमाणु किसे कहते हैं, जिसमें एक से ज्यादा होते हैं, तो बहुपरमाणु वाला भी याद रखना, ये आयन, ये बहुपरमाणु वाले हैं, ठीक है। बच्चे इसको ध्यान नहीं देते ना, बहुपरमाणु पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो मल्टी जो एटम होते हैं, तो ये आप अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कोई इसका पूछ लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, ये होता है, ये होता है, ये कह रहा है का सूत्र ये है ना कि ये नहीं लिखेंगे इसको। ये जो OH है ना पूरे के बाहर 2 होता है, तो पूरे के बाहर लिखेंगे, ये बता रहा है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सिंबल है। तो ये सेम वाली आ जाते हैं, ये आप याद कर लो सारे। ये इनमें से क्वेश्चन हर बार दे दिए जाते हैं। जैसे इसने बोला इसमें कितने परमाणु मौजूद है बताओ, इसने यार सूत्र नहीं पूछा, इसने बोला इसमें कितने एटम है, इसमें कितने एटम है, H में 2, S में कुछ नहीं तो 1, तो ये 3 हो गए। इसमें कितने P1 4, ऊपर वाले को नहीं लेंगे, तो 4 1 कितना हो गया 5। तो बस इसने इतना पूछा था कि इसमें परमाणु कितने हैं। बच्चे ना क्वेश्चन याद नहीं करते, तो इसलिए एग्जाम में कर नहीं पाते। अब यहाँ पर भी देखो सेम क्वेश्चन पूछा, आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास पूछा है, वही फॉर्मूला लगा के पुट कर देंगे। कहा था ना भी ये वाला जो क्वेश्चन करवाया था मैंने, ये यही चीज है। देखो एग्जाम्पल ही आप कर लोगे ना सारे, तो आपको और अच्छे से फायदा होगा। ये मैंने आपको करा दी। देखो जब बहुत मुश्किल वाला आएगा ना, जो टेबल में नहीं दे रखे होंगे, जब जो टेबल वाले आपने याद किए होंगे, अगर ये नहीं दे रखे होंगे ना, तो आपके एग्जाम में ब्रैकेट में लिखे आएंगे इसकी वैल्यू इतनी, इसकी वैल्यू इतनी है, बस आपको फॉर्मूले में पुट करना है। मेरी बात समझ रहे हो? अब जैसे इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, कैसे करोगे? जैसे लिखा है K2CO3, अब K की वैल्यू हमें याद नहीं है, तो हमें दी होगी एग्जाम में ब्रैकेट में लिख के 39, क्योंकि कंपार्टमेंट में इतना डीपली नहीं देते हैं। C कितना है, C कितना है 12, ऑक्सीजन में कितना है 16, मल्टीप्लाई में 3, तो इसको गुणा करो, तो 2 में 18, 2 3 78, 12 16 3 48, तो इन तीनों को जोड़ दो 72, 48 और 12 जोड़ दो 8 9 10 11 12, एक हासिल 7 4 11 12 13। अब ये है ना, बहुत से बच्चों को पता भी नहीं होगा मैंने वीडियो बनाई है नहीं बनाई, है ना, ये हो गया ना। अब ये आगे का तो सारा डिलीट है चैप्टर, आपको पता ही होगा, ये सारा डिलीट है, ये तो करना नहीं है, ठीक है। अब चौथे चैप्टर पर आते हैं। मैं अपने हिसाब से ना रैंडमली कोई भी चैप्टर उठा रहा हूँ, तो आपको एक तो ये याद होना चाहिए, देखो ये याद होना चाहिए, ईट पोगो नाच, नाच 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 पोगो नाच 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 पोगो नाच नाच नाच। तो ईट पोगो नाच मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने करी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने करी, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने करी। याद करने का तरीका शॉर्ट याद रखना है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? थॉमसन, इसका पूरा नाम है जे थॉमसन। और पोगो मतलब प्रोटॉन, हिंदी में भी नाम सेम है, प्रोटॉन की किसने करी? ई गोल्डस्टीन पूरा नाम है इसका। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की किसने करी? जे चैडविक ने करी। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। ईट पोगो नाच 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 पोगो नाच नाच नाच। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, पोगो की खोज मतलब प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, और आन मतलब न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक ने करी, ठीक है। ये आपका चैनल है ASC स्टार्टर, इसको सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। अब देखो थॉमसन अगर एग्जाम में आए, थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल कैसा दिया, तो उस बोल दे रहा है इसने तरबूज की तरह बताया, जैसे तरबूज में बीज फंसे होते हैं ना, ठीक वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन फंसे होते हैं, हर जगह प्रोटॉन बताया। फिर रदरफोर्ड ने कहा ऐसा तो है नहीं, रदरफोर्ड ने क्या करा? हीलियम लिया, हीलियम, ठीक है, हीलियम गैस ली। तो अगर आपसे पूछेगा ना अल्फा पार्टिकल कौन से थे, ये जो अल्फा थे ना, अल्फा ये कौन सी गैस थी? हीलियम। कौन सी थी? हीलियम। सुनना मेरी बात, ये उसने ली। तो उसने देखा कि 12,000 में से एक ही वापस आया, 12,000 में से एक वापस आया। इसका मतलब यह है कि जैसे ये जो गोल्डस्टीन ने बोला था ना, गोल्डस्टीन तो भी बाद में आएगा, थॉमसन ने क्या बोला था? थॉमसन ने बोला था कि
जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो बीच में होते हैं, बाकी हर जगह प्रोटॉन है। अगर हर जगह प्रोटॉन होते तो सारे की सारी रेस वापस आ जाती, लेकिन बहुत ही कम वापस आई है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन इस नाभिक के अंदर है, इस नाभिक के अंदर, और बाकी जगह क्या है, कुछ और होगा, इलेक्ट्रॉन या वो खाली जगह होगी। ठीक है, तो उसके बाद ये हो गया। अगर आपसे पूछेगा ना रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में बताओ, तो बोलोगे उन्होंने सोने की पत्ती ली थी, अल्फा पार्टिकल को छोड़ा था, उन्होंने जब किरणों को छोड़ा तो 12,000 में से एक ही वापस आई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि जो रदरफोर्ड है उसके मॉडल की कमी क्या है, बोलोगे वो जो एटम है ना, एटम, ठीक है, तो उसकी स्थिरता को नहीं बता पाए। क्या नहीं बता पाए? उसकी स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए कि परमाणु स्थायी होते हैं नहीं होते, ये नहीं बता पाए। ये बस मेन बात ये याद रख लो। अगर बोर का पूछेगा ना, बोर का, तो बोर बोलना, बोर ने शेल बनाए थे। उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो शेल में होते हैं, पहला के शेल, फिर एल, फिर एम, फिर एन, ऐसे चलता रहेगा, बीच में होता है न्यूक्लियस। ठीक है, नाभिक होता है। तो के में कितने भरते हैं 2, एल में कितने भरते हैं 8, इसमें कितने भरते हैं 18, इसमें कितने भरते हैं 32। फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला है ना, ये रहा 2n का स्क्वायर फॉर्मूला होता है। लेकिन जब हम वैलेंसी निकालेंगे ना 2 8 8 लेंगे, ये याद रखना। अगर एग्जाम में आया ना 2n स्क्वायर क्या है, देखो 2n स्क्वायर ये फॉर्मूला है। अगर k निकालना है तो 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, l निकालना है तो 2 पुट कर देंगे तो 8, मतलब रट लो ना आंसर। m आएगा तो क्या आएगा 18, कैसे आएगा, 3 पुट करो इसमें, 3 पुट करो, 2 3 3 9 2 18, और n पुट करो तो कितना आएगा 32 आएगा। मैं आपको बता दूं 4 पुट करो ऐसे, तो 4 से 16 दूनी 32। मतलब शॉर्टकट याद रख लो, आंसर याद रख लो। अगर 2n स्क्वायर देख लो समझ जाना, आपको बोल रहा है कि कौन कौन से कक्ष में ना कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिट में, ये बताते हैं। ठीक है, और ये लिखा है देखो, भारी कोश में केवल 8 इलेक्ट्रॉन लेते हैं खाली, होने को इतने भर सकते हैं जबरदस्ती, लेकिन नॉर्मली वो 8 लेगा, ये याद रखना, 8 लेगा नॉर्मली, याद रखना। समझ में आ गया? ठीक है, अगर कोई पूछेगा ना आपकी संयोजकता क्या है, तो बोला जोड़ने की जो क्षमता होती है ना, या भारी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन जुड़ सकते हैं ना, तो वो उसकी संयोजकता है। तो अब देखो मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो ध्यान सुनो। अगर आपसे पूछेगा ना परमाणु संख्या किसे कहते हैं, एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि किसी नाभिक में, ये जो नाभिक होता है ना यहाँ पर होता है, इसमें जितने प्रोटॉन होंगे ना उसे हम परमाणु संख्या कहेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन पेरेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। मतलब इसमें जितने प्रोटॉन होंगे वो एटॉमिक नंबर कहलाएगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा मास नंबर क्या है, तो आप बताओगे ये जो एटम होता है ना, एटम में ये जो न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर 2 चीजें होती हैं, एक प्रोटॉन होता है, दूसरा न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, अगर आप बोर के मॉडल के बारे में बताओ तो बता देना कि बोर ने बताते प्रोटॉन न्यूट्रॉन यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में घूमते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब जोड़ दोगे ना तो मास नंबर आ जाएगा, मामा मामा मास, मामा मामा मास। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ो और द्रव्यमान संख्या कहलाएगी। ठीक है, मैंने बिल्कुल सिंपल सिंपल बताया। अब आ जाओ आइसोटोप किसे कहते हैं। देखो ये ना आपको अच्छे से पता होना चाहिए, मैंने बिल्कुल ब्रीफली इसके बारे में लिख दिया है ताकि आपको पता लगे। इसको अभी आगे बताता हूँ इसके बारे में। ठीक है, जैसे ये आ जाता समझता नहीं, क्योंकि और कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, मेरे हिसाब से पेपर बहुत इजी आता है, तो जो क्वेश्चन आते हैं ना ज़्यादातर वही रिपीट करवाता हूँ। अगर आपसे आइसोटोप पूछ लेगा, सिंपल याद रख लो आइसोटोप। अगर परमाणु संख्या समान है, अगर किसकी तत्वों की, जब तत्वों की परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या अलग होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप कहते हैं। सिंपल, परमाणु संख्या सेम है और द्रव्यमान संख्या अलग है। व्हेन एटॉमिक नंबर आर सेम एंड मास नंबर आर डिफरेंट ऑफ एलिमेंट्स। अगर 2 एलिमेंट्स नहीं लिखोगे तब भी लिखेगा, आप बच्चे ने लिखा तो है ना। और अगर आइसोटोप की डेफिनेशन नहीं पूछेगा तो आपसे उदाहरण पूछ लेगा, उदाहरण। तो आप ये उदाहरण याद रखो, देखो एक ये रहा प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। देखो कभी कभी एक नंबर पूछेगा कि प्रोटियम में कितना होता है, 1 1, ड्यूट्रियम में 2 1, ट्रिटियम में 3 1। समझा? एक एग्जाम्पल ये रहा, एक एग्जाम्पल ये रहा, एक एग्जाम्पल ये रहा, कितने सारे एग्जाम्पल है इसके। अब बच्चे याद ही तो नहीं करते ना, वो मैं याद थोड़ी दूंगा, मैं तो कर लिए। ठीक है ना। अब अगर आपसे आइसोटोप के पूछ ले यूज बताओ, एप्लीकेशन, देखो
जो एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है ना, एप्लीकेशन मतलब होता है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब उसका प्रयोग, उसका फायदे क्या है। एक क्वेश्चन अनुप्रयोग पे हमेशा आता है डियर, हमेशा। ठीक है, 4-5 बुक में अनुप्रयोग वाले क्वेश्चन, वो मैं भी आपको सारे करवाऊंगा। वीडियो जब तक देखता हूँ कितनी बन पाएगी। ठीक है, अब देखो, अगर आपसे अनुप्रयोग पूछ ले आशुतोष से, तो आप बता देना यूरेनियम जो है ना, यूरेनियम, इसका प्रयोग तो परमाणु भट्टी में किया जाता है। कोबाल्ट का प्रयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। आयोडीन का यूज जो है वो गोइटर यानी कि घेंगा जो गला बाहर निकल आता ना, तो उसके इलाज के लिए किया जाता है। देखो कितना आसान था। अगर आपसे संभारी पूछ ले, क्या पूछ ले, संभारी पूछ ले, आपसे आइसोबार पूछ ले। आइसोबार इसका उल्टा होता है डियर, इसका उल्टा। जब परमाणु संख्या अलग होते हैं, द्रव्यमान संख्या सेम होती है, जब एटॉमिक नंबर अलग होते हैं, मास नंबर सेम होते हैं, उससे आइसोबार कहते हैं। इसका कोई एप्लीकेशन याद नहीं करना, बस एग्जाम्पल याद करना है। एग्जाम्पल कौन सा रखना है, आर्गन और कैल्शियम। आर्गन और कैल्शियम, आर्गन जो होता है ना वो 18 नंबर पे होता है, कैल्शियम 20 नंबर पे होता है, लेकिन दोनों का मास नंबर 40 होता है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है, ये देखो आपको ये याद रखना है। अब बताता हूँ इसके बारे में। जब हम किसी एलिमेंट को लिखते हैं ना, कोई एलिमेंट लिखते हैं, तो एलिमेंट में नीचे जो होता है परमाणु संख्या होती है, ऊपर जो होता है द्रव्यमान संख्या होती है। अब मैंने आपको बता दिया द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु क्या होता है, बता दिया मैंने आपको बता दिया। एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है, ये रहा एटॉमिक नंबर और मास नंबर। अब देखो टीचर का अगर मन करे ना बच्चों को, जैसे कि यार थोड़ा सा हल्का सा टफ क्वेश्चन दे दूंगा जैसे भी आपको लग रहा है, तो टीचर जो है ना फिर ऐसा क्वेश्चन दे देगा। मैं ये देखो, जैसे एग्जाम में लिखा गया ये आर्गन है, ये आर्गन है, यहाँ 18 लिख दिया, 40 लिख दिया। उसने पूछ लिया इसकी परमाणु संख्या बताओ, बताओ इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी। नीचे कितना लिखा है 18, तो 18 आ गई। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है, अगर उसने पूछ लिया इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी, तो ऊपर वाले को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, 40 आ गई। द्रव्यमान बोले तो मास नंबर। समझ में आ रहा ना। अगर आपसे पूछे प्रोटॉन किसे कहते हैं, नहीं यार तो मुंह धो के आ जाओ, थोड़ी नींद उतर जाएगी, तो किसी को नींद आएगी। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना भाई, मेहनत इसलिए नहीं करवा रहा कि टाइम पास हो रहा है। प्रोटॉन बताओ, प्रोटॉन बताओ, प्रोटॉन बताओ, प्रोटॉन तो कितना है। अरे अभी तो बताया मैंने, ये देखो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन को तो कहते हैं जितने प्रोटॉन होंगे, तो इसका मतलब क्या है 18 ही आएंगे। समझो। अगर आपसे इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो, अगर आपसे इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन भी 18 ही होते हैं, ये बराबर होते हैं, जब तक कुछ ना बोला बराबर होता है। और अगर आपसे तीसरी पूछ ले न्यूट्रॉन, ये याद रखना, जब भी न्यूट्रॉन पूछ ले, ध्यान से समझ लो, पूछ ले न्यूट्रॉन जब भी पूछेगा तो 40 में से 18 घटा देना, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो, जो घटाते हैं वो आंसर आएगा 22 आ गया। आगे समझ में। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, अब ये टेबल तो पता नहीं मुझे आपको याद होगी या नहीं होगी, होगी यार। जैसे कभी कभी वो पूछ लेता है कि आपको संरचना बनानी है, क्या बनानी है, संरचना। जैसे मान लो उसने बोल दी मैग्नीशियम की संरचना बनाओ, मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम मतलब Mg, मैग्नीशियम। तो इसने बोला कि इसकी संरचना बनाओ, संरचना। तो मैं आपको बता दूं 4 KLMN होते हैं ना KLMN। तो पहले पता होना चाहिए Mg होता कौन से नंबर पे है। देखो आपको ये रटना पड़ेगा कौन से नंबर पे होता है। ये होता है 12 नंबर पे, 12 नंबर पे होता है। तो पहले वाले में 2 भर के बचे कितने 10, इसमें 8 भर के बचे कितने 2। तो ये हमने पहले पता लगा लिया। इसको क्या बोलते हैं KLMN को, KLMN को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये रहा, इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना, इलेक्ट्रॉन को बांटना। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को बांटना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। अब क्वेश्चन पढ़ के आंसर आएगा ना, जो पूछा बच्चे क्वेश्चन याद नहीं रखते से पूछा है संरचना बनाओ, अब बच्चे ये लिख के आगे तो नंबर थोड़ी मिलेगा। हाँ है ना।
अगर उसने पूछा इलेक्ट्रॉनों का वितरण बताओ, तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण तब ये बच्चा लिखेगा, पूरा नंबर में लिखेगा। अब उसने बोला कि इसकी संरचना बनाओ, तो संरचना कैसे बनाओगे, तो बना लो ना। पहले वाले में 2 भर गए, दूसरे वाले में कितने 8, 1 2, मैंने भी आपको सिखाया था ना, ये सिखाया था ना, ये देखो बताया था ना, तो वही है। तो हमें 8 ही लेने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस पहले वाले में 2 लेने हैं, पहले वाले में 2 लेने हैं, फिर 8 लिए, उसके बाद यहाँ पर कितना है 2, तो हमने 2 ले लिए। ठीक है, बन गया डॉट स्ट्रक्चर। ये रहे, मुश्किल था कोई। अब मान लो इसी क्वेश्चन में उसने पूछ लिया संयोजकता बताओ, संयोजकता, बैलेंसी बताओ, क्या बताओ, बैलेंसिंग। अगर बाहर वाले में 1 है तो बैलेंसी 1 हो जाएगी, कुछ भी नहीं है तो 0 हो जाएगी, 2 है तो 2 हो जाएगी, 3 है तो 3 हो जाएगी, 4 है तो 4 हो जाएगी, 5 होगा तो 8 में से घटा देंगे। जैसे ही अगर 4 से बड़ी होगी तो 8 में से घटा देंगे। अब यहाँ पे बाहर 2 है तो बैलेंसी 2 आओगे, अगर आपसे बैलेंसी पूछेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये हाइड्रोजन है, ये 1 नंबर पे है, तो हमने इसका चित्र बना दिया। ये इन 2 का चित्र अलग से याद रखना, बस इन 2 का, क्योंकि इनमें 2 होते हैं ना, और पहले वाले में 2 ही भरते हैं। बताओ, इसमें 1 है तो इसकी बैलेंसी कितनी होगी, बाहर 1 है ना इसके, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। इसके बाहर कितने हैं, ये कहाँ गया, ये रहा। इसके बाहर कितने हैं, 2। बताओ इसकी बैलेंसी कितनी होगी, इसकी बैलेंसी होगी 0, क्योंकि जब बाहर वाला पूरा भरा होता है ना, तो उसको भीग नहीं चाहिए, ठीक है ना, भीग देगा ना लेगा, तो 0 होगी इसकी। यहाँ क्या पूरा भरा हुआ ना, इसलिए कह रहे इन दोनों को याद रखना, मैंने गलती से इन दोनों बोले, इन दोनों को याद रखना, पहले 2 की याद रखना, इसकी 1 है, इसकी 0 है। हीलियम की कितनी है, 0। इसको अक्रिय गैस कहते हैं। एग्जाम में बोलते हैं कौन सी गैस होती है रिएक्शन नहीं करती, जिनकी वैलेंसी 0 होती है ना, वो रिएक्शन नहीं करती। तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 0। अब बताओ इसकी कितनी है, इसकी वैलेंसी कितनी, बाहर कितना 1, तो 1 आ गया। इसकी कितनी, बाहर 2 आ गया, बाहर कितना 3 आ गया, 4 आ गया। अब इसमें कितनी है, इसका नाम है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में यहाँ बाहर कितना है 5, तो कितने आ गया आंसर, 8 में से 5 गए 3 आ गए। देखो 3 आ रहा ना, ये देखो नाइट्रोजन, ये रहा 3 आ रहा, क्योंकि जैसे ही बाहर वाले में 5 है, देखो इन्होंने लिखा भी हुआ है, पहले वाला क्या होता है ना, पहले वाला सर्कल क्या होता है ना, दूसरे वाला एल होता है। तो एल वाले में जैसे 5 था तो 8 में से घटा दिए, 6 था तो 2 बचे, 7 था तो 1 बचा, 8 है तो पूरा भर गया। तो अगर आपसे पूछे कौन सी गैस अक्रिय होती है, नोबल गैस कौन सी होती है जो रिएक्शन नहीं करती, एक नियोन, दूसरी हीलियम। ये किससे रिएक्शन नहीं करती, ना लेती है ना लेती है। अब बताओ सोडियम है, इसके बाहर कितना, तीसरे वाले में सोडियम, ये रहा बाहर कितना 1, कितना है 1, तो कितना आ गया, देखो जब बाहर 1 है तो 1 आ गया, 2 है तो 2 आ गया, 3 है तो 3 आ गया, 4 है तो 4 आ गया। जैसे ही 5 आया 8 में से घटा दिया 3 बचा। इसके दोनों हो सकते हैं आंसर, 3 और 5 दोनों, इसलिए दोनों लिखे हैं 3 और 5। ये कौन है, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के दोनों आंसर ठीक है, 3.5 नहीं है, बच्चे ध्यान से देखते नहीं है। अब सल्फर का कितना हो गया, 8 में 6 का 2, 8 में 7 का 1। अगर आपसे वैलेंसी पूछ ले तो बता दोगे वैलेंसी क्या होती है, बाहर जितने होंगे ना उससे बोलेंगे वैलेंसी। ठीक है, अगर 4 से बड़ा है तो 8 में से घटाएंगे, वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं लेते। आगे समझ आई या नहीं आई, आ गई। अब आगे सुनो, अब मैं कुछ और बताता हूँ आपको। देखो उसके बाद आपसे पूछ सकता है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। बताओ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं। फिजिकल का मतलब होता है, देखो एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन।
तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है? जब किसी नई चीज का निर्माण नहीं होता, नो न्यू थिंग इज फॉर्म, नो न्यू थिंग इज फॉर्म, मैंने थिंग लिखा है इज फॉर्म, ठीक है। हिंदी में जब कोई नई वस्तु का निर्माण नहीं होता तो उसे बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। इसमें न्यू थिंग का फॉर्म होती है, न्यू थिंग इज फॉर्म, न्यू थिंग इज फॉर्म। जिसमें नई चीज बनती है उसे हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब बताओ पेड़ का कटना क्या है? पेड़ का कटना क्या है बच्चों? पेड़ का कटना क्या है? फिजिकल है, भौतिक है, क्योंकि दोबारा से पेड़ उग जाए, ठीक है। पेड़ का कटना क्या है? फिजिकल है। और पेड़ का उगना क्या है? पेड़ का उगना क्या है? केमिकल है, ठीक है। अब आ जाओ, थोड़ा सा हम अलग चीज ले लेते हैं। फर्स्ट सेकंड चैप्टर आपने पढ़ा होगा, ऐसा यूनिट आपने सारी याद की होगी। तापमान का क्या होता है? केल्विन होता है। लंबाई का मीटर होता है। और आपसे पूछ लेगा जैसे 0 डिग्री पे पानी कैसा होता है? सॉलिड होता है। 25 डिग्री पे क्या होता है पानी? लिक्विड होता है। 100 डिग्री पे पानी कैसा होता है? गैस होता है। पता है ना आपको? ठोस, द्रव और गैस, ये आपको पता होना चाहिए, पता है ना। अगर आ जाए जैसे 400 केल्विन है, इसने बोला इसे सेल्सियस में बदलो, तो सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटा देते हैं, ठीक है। और तो कितना बचेगा? 10 में से 3 गए 7, 9 में 7 गए 2, 3 में से 2 गए 1, 127 डिग्री सेल्सियस। ये आपको पता होना चाहिए, पता है ना आपको कि किस तरीके से हम इसे घटा लेते हैं। अगर जैसे सेल्सियस दे रखा है तो हम केल्विन को जोड़ देंगे, 273 जोड़ देंगे। सेल्सियस दे रखा है, अगर माइनस का लगा तो फिर घट ही जाएगा, ठीक है। ये 293 केल्विन आ गया, समझे मेरी बात। और आपको ये पता होना चाहिए, जैसे अब हम थोड़े बहुत कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, आपको गति के तीनों नियम आते हैं? फर्स्ट लॉ मोशन, सेकंड लॉ मोशन, थर्ड लॉ मोशन आता है? देखो गति का पहला नियम क्या कहता है? देखो इसका दूसरा नाम होता है जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। जब कुछ चल रही है तो चलती रहेगी, रुके तो रुकी रहेगी, जब तक उस पर बाहें बल ना लगा, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि जब गाड़ी चल रही होती है उसको सामान ऊपर बांध के क्यों रखते हैं? क्योंकि गति का पहला नियम की वजह से। आप ये लिख दोगे ना टीचर से, पता है कि आप बोलोगे जब गाड़ी चल रही है तो सामान भी चल रहा है, जब तक उसको भाई वाली तो रुकेगा। तो अब गाड़ी को तो रोक देंगे, लेकिन सामान के ऊपर थोड़ी बल लगा है, रोकने के लिए नहीं लगाना, तो वो सामान आगे गिर जाएगा, इस तरह से बांध के रखते हैं। ऐसे एग्जाम में पूछा कि पेड़ के पत्ते क्यों गिर जाते हैं? बोलो गति के पहले नियम की वजह से, क्योंकि पत्ते जो होते हैं वो अपनी अवस्था में रहना चाहते हैं। जब टहनी हिलेगी तो गति के पहले नियम की वजह से पत्ते टहनी से अलग होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पत्ता अपनी जगह पे रहेगा, टहनी अलग होने की कोशिश करेगी, इस तरीके से। वो बोले दरी को झाड़ते तो क्यों निकलते? तो गति के पहले नियम की वजह से। ऐसा कोई कुछ अगर आपने बता दें गति का पहला नियम, और एग्जाम में पूछ भी सकता है कि इसमें कौन सा नियम लगा, पहला दूसरा तीसरा, तो बता देना, ठीक है। इंग्लिश में क्या है? फर्स्ट लॉ मोशन में एनीथिंग विल बी इन मोशन और इन दैट अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। एनीथिंग विल बी इन अ मोशन और रेस्ट अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब तक उसमें एक्स्ट्रा कोई एक्सटर्नल मतलब बाहर से कोई पावर या ताकत या बल नहीं लगेगा ना, फोर्स नहीं लगेगा, तो वो अपनी जगह से हटेगी। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो अगर लॉ ऑफ इनर्शिया पूछेगा तो आप बोलना हर चीज अपनी जगह पे रहना चाहती है, ठीक है। इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु का कितना बल लगेगा ये उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। मतलब कितनी ताकत लगी, जैसे बॉल आ रही है, तेजी फैक्टर का बॉल आ रहा है, तो हम बॉल को पीछे करके लेते हैं ना, पीछे करके लेते हैं ना, ताकि हमारे हाथ में एकदम लगना चाहे, नहीं तो उसकी बहुत ताकत लग जाएगी। अब गति का तीसरा नियम क्या होता है? हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हर एक्शन का अपोजिट होती है। तो आप अच्छा पढ़ो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जरूर मिलेगा। थर्ड लॉ मोशन, एवरी एक्शन हैज अपोजिट इक्वल रिएक्शन। हर एक्शन का अपोजिट इक्वल रिएक्शन होता है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत और सुन लो। आपको देखो, अगर आपसे पूछ ले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण नियम किसे कहते हैं, तो पता है आपको ऊर्जा का संरक्षण नियम किसे कहते हैं? ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है, बस एक चीज से दूसरी चीज में स्थानांतरित किया जा सकता है। अगर इसकी जगह आ जाएगा ना
द्रव्यमान का संरक्षण नियम क्या है, तब भी आप ये लिखोगे। अगर ये लिखा है ना संरक्षण नियम, तो आपको सेम लिखना है, उसका नाम लिख देना। द्रव्यमान को ना तो पैदा किया जा सकता है ना समाप्त किया जा सकता है, इसे केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, इसे ऊर्जा का संरक्षण नियम कहते हैं। तो ऐसे इंग्लिश में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूछ लें या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पूछ लें, मास। तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड वन फॉर्म टू अनदर। मतलब इसको ट्रांसफर कर सकते हो ना, तो पैदा कर सकते हो ना खत्म कर सकते हो। अगर आपसे पूछ ले, देखो काइनेटिक एनर्जी पूछ ले आपसे, पता क्या होता है काइनेटिक एनर्जी? पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? गति के कारण पैदा होने वाली ऊर्जा को गति ऊर्जा कहते हैं। द एनर्जी विच पोजेस्ड ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी विच इज पोजेस्ड ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। याद रखिए, अगर किसी गति के कारण को ऊर्जा पैदा हो रही है ना, गति की वजह से चल रही है कोई, तो अगर आपसे एग्जांपल पूछ ले तो आप क्या बताओगे? बहता पानी, चलती कार, रनिंग वाटर, गोइंग कार, ऐसा कोई भी, मतलब जो चीज चल रही है। अच्छा ये बताओ, एक बात पूछूं, अगर आप कोई चीज को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो कौन सी एनर्जी होती है? वो होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो देखो मैं न्यूमेरिकल तो नहीं करा रहा, लेकिन फॉर्मूला बता रहा हूं, 1/2 mv², ये होता है इसमें। अगर आपसे पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, तो किसी वस्तु के आकार में जो बदलाव आ जाता है ना, तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। मोशन विच अराइज ड्यू टू चेंज इन पोजीशन, यहाँ पे वस्तु की स्थिति में लिखना था, सॉरी, वस्तु की स्थिति में बदलाव आता। ठीक है, वस्तु की स्थिति में होने वाले बदलाव, ठीक है, आकार नहीं स्थिति। वैसे आकार भी होता है, ऐसी बंदे जैसे बॉल को हम दबा रहे हैं ना, तो पोटेंशियल एनर्जी है। तो मोशन विच अराइज ड्यू टू चेंज पोजीशन याद रख लो बस। तो इसके एग्जांपल बताओ, अगर पूछ लेगा एग्जांपल क्या है इसका, तो अगर कुछ नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं ना, तो पोटेंशियल एनर्जी, जैसे आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो क्या पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, उठता पानी, राइजिंग वाटर, देखो बहता पानी किसका एग्जांपल है? काइनेटिक का। और उठता हुआ पानी किसका एग्जांपल है? राइजिंग वाटर किसका एग्जांपल है? उठता हुआ पानी किसका है? उठता हुआ पानी किसका है? स्थितिज ऊर्जा का। मैकेनिकल एनर्जी किसे कहते हैं? बोले तो दोनों को टोटल कर दो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अगर साइकिल जा रहा है तो ऊपर भी जा रही है और आगे बढ़ रही है, ऊपर भी जा रही है आगे बढ़ रही है, ऊपर भी जा रही है आगे बढ़ रही है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पूछ ले, अब mgh, अगर जैसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले और 3 चीजें दे रखी है mg और h, तीनों को गुणा कर देना। ठीक है, और अगर 2 चीजें लिखी है m और h, m मतलब द्रव्यमान, h मतलब ऊंचाई, और g नहीं लिखा तो g की वैल्यू 10 होती है, तो तीनों को 2 गुणा करें, 10 से गुणा कर देना, न्यूमेरिकल में आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है इसकी वैल्यू, 9.8 भी होती है। अगर ब्रैकेट में लिखा है ना 9.8, समझ जाना 3 चीजें दे रखी होंगी, 1 2 और ये ब्रैकेट में लिखा होगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना। अगर इसी क्वेश्चन टीचर ने देना तो आप पिछले देख लेना ना। ठीक है, अब थोड़ा सा हम और कुछ कर लेते हैं। तो आपको अब मैं आपको ऐसा यूनिट बता देता हूं। ठीक है, देखो अगर आपसे द्रव्यमान की ऐसे यूनिट पूछे, द्रव्यमान मतलब इंग्लिश में मास, तो मास के यूनिट क्या होते हैं? किलोग्राम होते हैं। ठीक है, और अगर वेट की पूछेगा तो वेट मतलब भार की क्या होती है? न्यूटन होती है। अब देखो पता है क्या है, बच्चे ना नंबर लेना चाहे तो यूं ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं। आप कैसे? अगर मान लो एग्जाम में बोलते हैं कि मास और भार में, मास और वेट में डिफरेंट क्या है, तो बच्चा अगर ये लिख दे जैसे डब्बा बना के कि भाई मास की यूनिट किलोग्राम होती है, भार की न्यूटन होती है, 1 नंबर तो यही मिल जाएगा। इन्हीं ऐसे यूनिट को डिफरेंस में यूज कर लो। और बताओ तो मास कभी 0 नहीं होता, द्रव्यमान 0 हो जाता है। लो हो गए ना तो डिफरेंस, बस पूरा नंबर मिल जाएंगे 4 के 4। बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाया करते हैं। और बड़े जी की वैल्यू पूछ ले, मुझे बड़े जी का मान क्या है? 6.67 10⁻11 मीटर स्क्वायर केजी। तो ये मीटर स्क्वायर, ये पर केजी स्क्वायर है। ठीक है, मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, फिर न्यूटन। ठीक है, मैं एक बार ना इसको द्वार से लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। 6.67 10⁻11, पहले न्यूटन लिख लेना,
उसके बाद आप मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है वैल्यू बड़े जी की, और छोटे जी की क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर एग्जाम में पूछ ले इन दोनों में क्या डिफरेंट है, तो आप एक बार इसकी वैल्यू लिख देना, एक बार इसकी वैल्यू डब्बा बना के, जैसे डब्बा बना देना ऐसे बड़ा जी छोटा जी, तो एक बार वैल्यू लिख देना, एक बार लिख देना, ये चेंज नहीं होता, ये चेंज होता रहता, ठीक है। कितना आसान है बेटा, ये जो ऐसे में लिखवाई जाती है ना, आपको स्कोरिंग है, मैं तो आपको खुद बता सकता हूँ, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले, देखो मैंने अभी आपको एप्लीकेशन बताई थी एप्लीकेशन मतलब पत्र नहीं, आपको अनुप्रयोग बताए थे ना अभी, अनुप्रयोग किसके बताए थे, अनुप्रयोग आपको बताओ, मैंने आपको आइसोटोप के बताया था ना। अगर आपसे पूछ ले कि गुरुत्वाकर्षण के नियम बताओ, ये जो नियम है ना गुरुत्वाकर्षण का नियम तो आपको पता होगा, ये आपने बुक से याद कर लेना, नियम जो था कि ये, अगर नहीं आ रहा नियम आपको याद नहीं है, नियम आपको गुरुत्वाकर्षण का नियम याद नहीं, तो इस चित्र बना के ये लिख के आ जाओ, ठीक है। और ये लिख दो कि दोनों पिंड का जो द्रव्यमान होता है, जो बीच की दूरी होती है, ठीक है, उतना बल निर्भर होता है। थोड़ा ऐसे बना के लिख दो, चित्र बना, अगर पता है तो पूरा ही लिखो, ठीक है। मैं तो आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि अब टाइम कम है, समझाइए मैं क्या बताना चाहता हूँ। अगर बोलेगे इसके नियम के फायदे क्या है, तो बोलोगे इसकी वजह से पृथ्वी जो है ना अपनी जगह पर जो है घूम रही है, और चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, सूरज जो है ना सूरज उसके ग्रह सब चक्कर लगा रहे हैं, चंद्रमा सूर्य के बीच में ज्वार भाटा, मतलब इनके कारण ज्वार भाटा आते हैं, तो ये आपको फायदे बताते हैं। अगर आपसे पूछेगा ना मुक्त पतन क्या होता है, फ्री फॉल क्या होता है, बताओ क्या होता है फ्री फॉल, बोलोगे जब कोई वस्तु मुक्त अवस्था में धरती पर या कहीं गिरती है और उस पर केवल एक बल लग रहा हो, और वो कौन सा, गुरुत्वीय बल, तो उसका मुक्त पतन क्या है। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन है, अगर मुक्त पतन है तो अगर आपसे पूछेगा मुक्त पतन है तो पेन पहले गिरेगा या कागज, तो आप क्या बोलोगे, अगर कोई चीज मुक्त पतन में है ना तो दोनों बराबर टेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर मुक्त पतन का मतलब ये होता है, तो फ्री फॉल का मतलब ये होता है कि केवल एक बल लग रहा है, गुरुत्वीय बल, और कोई बल नहीं लग रहा, उसे बोलते हैं मुक्त पतन। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि धरती पर कोई व्यक्ति 40 किलो का है, मतलब पृथ्वी पर कोई व्यक्ति 40 किलो का है, तो बताओ चांद पर कितने किलो का हो। देखो किलो का मतलब होता है मास, देखो ये याद है ना किलो, ये तो मैंने अभी आपको लिखवाया है, मास की किलोग्राम होती है और भार की न्यूटन होती है। मैं पूछ रहा हूँ अगर कोई व्यक्ति का मास 40 किलोग्राम है, द्रव्यमान मतलब समझ गए ना राइटिंग ये, ठीक है ना, क्योंकि मैं इतना सजावट का काम नहीं कर सकता। तो अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी पर द्रव्यमान 40 किलो का है तो चांद पर कितना होगा, बताओ कितना होगा, 40 किलो का ही होगा। मैंने आपको अभी शुरू में बता दिया, अंतर तो ये बदलता नहीं है, बदलता रहता है, सुन रहे हो, ये आपको याद रखना, सुन रहे हो। अगर वो पूछ ले वेट, WEIGHT, वेट मतलब होता है भार, और भार की देखो हम जो वजन वगैरह मापते नहीं है, जैसे कहीं पर भी जाते हैं वो कितने किलो का, तो वो एक्चुअली में मास मापते हैं, वेट नहीं माप रहे, वेट तो न्यूटन में होता है। तो अगर आपसे पूछेगा किसी व्यक्ति का वेट धरती पर, पृथ्वी पर 60 न्यूटन का है, कितने का, 60 का, तो बताओ चांद पर कितने न्यूटन का वेट होगा, बताओ कितने न्यूटन का होगा चांद पर। चांद पर ना 1/6 हो जाता है। देखो वेट, मैंने कहा ना वेट बदलता रहता है और ये मास कभी नहीं बदलता। तो अगर आप 60 न्यूटन के हो तो चांद पर आप 60 को 6 से भाग कर दो, 10 न्यूटन के रहे हो, सर में आ गई। देखो किलोग्राम कभी चेंज नहीं होता, वेट चेंज हो जाता। और अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि आप 40 किलो के हो, अगर आपका मास, देखो वीडियो का ये फायदा बार बार सुन सकते हो, द्रव्यमान, अगर आपका द्रव्यमान पृथ्वी पर 40 किलो का तो आपका भार कितना होगा, बताओ वेट कितना होगा। अगर आपका मास 40 किलो का है तो आपका वेट कितना होगा, बताओ वेट कितना होगा। अगर हमें धरती पर वेट निकालना है तो जो किलो दे रखा होता है उसको 10 से गुणा कर दो, 9.8 से गुणा कर दो, 400 न्यूटन आ गया। ये याद रखना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, समझो मेरी बात। अब देखो ऐसा यूनिट तो बहुत सारे, जितनी भी ऊर्जा होती है उन सबकी जो ऐसा यूनिट होती है ना वो जूल होती है। क्या होती है, जूल होती है। जितनी भी एनर्जी है
जैसे वर्क है, वर्क भी एक एनर्जी है, काम भी एनर्जी, उसकी भी यूनिट क्या होती है, जूल। क्या होती है, जूल होती है। क्या होती है, जूल होती है काम की भी। अच्छा, अगर आपसे पूछे काम किसे कहते हैं, कार्य किसे कहते हैं, जब बोलोगे जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वो अपनी जगह से विस्थापित हो जाती है। मान लीजिए जैसे ये है ना, मैंने इस पर बल लगाया और ये अपनी जगह से हट गई, इसे कार्य कहेंगे। मतलब अगर हम किसी पे फोर्स लगाते हैं, अगर कोई पूछेगा ना वर्क क्या है, तो फोर्स लगाते हैं और अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है, तो उसको हम वर्क कहते हैं। समझो? तो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, क्या वर्क माइनस का हो सकता है, बताओ। क्या वर्क नेगेटिव हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है? बोलोगे हो सकता है। जैसे मैं ताकत तो आगे लगा रहा हूँ, वो पीछे जा रही है। समझ रहे हो? तो काम, अगर मैं बैठा हुआ मान लो मैं 1 घंटे से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो काम हुआ या नहीं हुआ? साइंस की नजर में कोई काम नहीं हुआ, ठीक है, 0 काम माना जाएगा। समझो? अब मुझे बताओ पावर की ऐसी यूनिट क्या होती है, पावर की, पावर मतलब शक्ति, शक्ति की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। क्या होती है, वाट। सुन लिया? पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है, ठीक है। और संवेग की क्या होती है, मोमेंटम की क्या होती है, मोमेंटम की यूनिट होती है बेटा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। त्वरण की क्या होती है, त्वरण की होती है बच्चों मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो ए होता है ना, ये जो जी होता है, जी, ये त्वरण ही होता है। अब है तो बहुत सारी चीजें। अगर आपसे पूछेगा दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, देखो दोनों, इसे बोलते हैं डिस्टेंस, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो आप बोलोगे 0 नहीं होता, ये 0 हो जाता है, 0 नहीं होता है, 0 हो जाता है। देखो अगर मैं गोल घूम कर आ गया ना वापिस, मान लो ये पूरा सर्कल जो है 5 मीटर का है, तो बता दूरी कितनी होगी, 5 मीटर। और विस्थापन कितना हुआ, बताओ बताओ, जल्दी बताओ, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितने का होगा बेटा, 0 होगा। क्योंकि अगर हम उसी चीज पे वापस आ जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अब मान लो मैं यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, तो ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है, तो दूरी कितनी होगी, 4 3 7 4 11। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पहला और आखिरी बिंदु। अगर तो पूछे डिस्प्लेसमेंट कितने कर बोलोगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। छोटी दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और वो 0 भी हो जाती है। अब देखो कितना आसान है, तो इसका आंसर कितना है, 3, और दूरी का कितना है, 4 4 8 3 क्या आगे समझ में। तो अगर आपसे घनत्व पूछ ले, क्या पूछ ले, घनत्व, तो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, किलोग्राम मीटर क्यूब, यानी कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर के ऊपर -3 लगा दो ऐसे। अगर ये लाइन नहीं डालनी होती तो माइनस लगाना पड़ता है, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि कील पानी में डूब जाती है, कोर्क पानी में नहीं डूबती। जो कोर्क होते हैं ना, कोर्क, वो पानी में नहीं डूबती। बोलोगे क्योंकि कील का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा है, इसलिए कील डूब जाती है। कोर्क का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए वो नहीं डूबती। मतलब अगर पानी से कम है ना, तो पानी की ताकत ज्यादा है, तो पानी इसको तैराएगा। अगर पानी की ताकत कम हो जाएगी तो पानी इसको डुबो देगा। ठीक है, इंग्लिश में सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि जो आयरन है वो सिंक क्यों हो जाता है, तो बोलोगे आयरन इसलिए सिंक हो जाता है क्योंकि डेंसिटी ऑफ आयरन इज हाइयर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। बस इतना, डेंसिटी ऑफ आयरन इज हाइयर देन द